वाह, आज भी मंत्री ही पहले उठ गई। हुई ना मेरी जीत। आखिर जिसका मुझे रात भर इंतजार था वही हुआ। हुई ना मेरी जीत। अगर तू कल शाम ही मेरी बातें मान लेती तो हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। ला मेरी 2 रोटियां और डाल दे थाली में मछली। क्या? हाय राम, मैं तो कल रात की शर्त भूल ही गई। अब क्या करूं? हाय राम, हाथ से निकल गई एक रोटी। बस बस, बातें कम काम अधिक। ला मेरी रोटियां फटाफट इधर दे, कल रात से भूखा हूँ। अचानक आधी रात में ही मुरलीधर की नींद खुल गई। अरे मेरी रोटी! ओह, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, स्वप्न को सच्चा मान बैठा। खैर, देखता हूँ मंत्री उठी या नहीं। मंत्री की नींद तो उससे भी पहले खुल चुकी थी, मगर बस आज की शर्त जीत कर ही दम लूंगी। उठूंगी ही नहीं। देखती हूँ कब तक नहीं उठते हैं। यही सब सोचते हुए आधी रात के बाद उन्हें नींद ही नहीं आई, और जब सुबह होने को हुई तो उन दोनों को गहरी नींद ने आ घेरा। सुबह के 8 बज चुके थे। ओम हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम। गंगवा ने उठकर नहाने तैयार होने के बाद तुलसी को पानी से सींचा। फिर जब वह पूजा पाठ करके बाहर हुक्का पी रहा था, अचानक उसकी नज़र ब्राह्मण के घर पर पड़ी। अरे, आखिर आज बात क्या है? और दिनों तो इनके दरवाजे मेरे उठने से पहले ही खुल जाते थे, मगर आज? चकित होकर गंगवा अंदर गया। जब बाहर आया तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। अरे, सचमुच आज इनके दरवाजे बंद क्यों हैं? गए कहाँ ये लोग? अजी, दरवाज़ा तो देख के आओ। कुंडी बाहर से लगी है या अंदर से? नहीं नहीं, मैं नहीं देख के आता। देखना है तो तू देख के आ। क्यों? मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। क्या पता ये लोग अंदर मरे पड़े हों। अगर मुझे कोई इनके घर के पास देखेगा तो वह कुछ उलट पुलट ना सोचने लगे, जैसे कि ज़रूर गंगवा ने ही इनकी हत्या की है। गंगवा की पत्नी पति की बात सुन डर गई। उसने पति पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। थोड़ी देर बाद जब गांव की ओर निकली, अरे आज पता नहीं क्या बात है, मंत्री के दरवाजे ही नहीं खुले हैं। क्या? तब तो हमें उसकी खबर लेनी चाहिए, मालूम करें क्या बात है। ज़रूर ज़रूर, हमें फ़ौरन उसके घर चलना चाहिए। बिंदु की माँ ने सारी बात गांव वालों को बता दी। तब थोड़ी ही देर में गांव के बहुत सारे लोग मुरलीधर के आंगन में इकट्ठे हो गए। अरे दरवाज़ा तो खटखटाओ, अगर सोए होंगे तो जाग जाएंगे, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ हकीकत का पता लगाओ। यार, अचानक हो क्या गया इनको? कल तो मुरलीधर को घर लौटते हुए मैंने खुद देखा था। दरवाज़ा खटखटाया जाने से मुरलीधर व मंत्री की नींद खुल गई, मगर दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े खामोश पड़े रहे। दोनों ऐसे निश्चल पड़े सो रहे थे जैसे वाकई दोनों मर ही गए हों। कमाल है, मंत्री को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मगर मैं भी चुपचाप पड़ा रहता हूँ। आज इसको सबक ज़रूर मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं नहीं उठने वाली। क्या समझते हैं ये अपने आप को? अंदर से कोई उत्तर न मिलने पर, कोई हरकत ना होती देखकर चिंतित परेशान गांव वासियों ने दरवाज़ा तोड़ डाला। अंदर का दृश्य देखते ही वे स्तब्ध रह गए। अरे, इनका तो रात का खाना भी वैसा ही पड़ा है। इसका मतलब कल खाने से पहले ही। मगर कल तो ये ठीक थे। ओहो, किसी की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, बेचारे। अंदर की स्थिति देख लोगों ने मुरलीधर व मंत्री को वास्तव में ही मरा समझ लिया। अरे भाई, अब क्या देखते हो? ये तो कल शाम को ही मर गए लगते हैं। अब और ज़्यादा देर मरे हुए यहीं पड़े रहेंगे तो इनके शरीर से बदबू आने लगेगी, और ठीक से क्रियाक्रम नहीं किया गया तो भूत बनकर हमें दुखी करेंगे। भूत? उधर मछली की कढ़ाई देखते ही गंगवा की जीभ में पानी आ गया। मछली? अरे, यह कमबख्त मछली कहाँ से लाया? तभी अचानक उसे ख्याल आया, कहीं कल मुरलीधर ने ही तो मुटल्लू की मछली चोरी नहीं की थी। अवश्य यह कारनामा जरूर इसी मुरलीधर का रहा होगा। मछली तो चोरी इस कमबख्त ने की और ठुकाई मेरी हुई। आए, अब भी दर्द हो रहा है। तभी, ए गंगवा, सोच क्या रहा है? तेरे ही पड़ोसी हैं, अगर भूत बन गए तो सबसे पहले तुझे ही खाएंगे।
चल जल्दी कर, गांव में इनकी मृत्यु की सूचना दे दे ताकि फटाफट इन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाए। जब सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे जल्दी करो भाई, फिर दिन में तेज धूप पड़ती है, चमड़ी तक झुलस जाएगी। इसीलिए जितनी जल्दी इनके क्रियाक्रम से फारिग हो उतना ही अच्छा रहेगा। जब मंत्री व मुरलीधर को अर्थियों पर लेटाकर अर्थियां उठाई गई तो अरे इनके तो कोई रोने वाला भी नहीं है। लेकिन जब मुर्दों को घर से उठाया जाता है तो कोई ना कोई अवश्य रोता है। किसी का ना रोना बड़ा अशुभ माना जाता है भाई। अरे हाँ गंगवा, तू ही तो इनके सबसे नजदीक का है, आखिर सबसे पास का पड़ोसी है तू। रोने का काम तुझे और तेरी घरवाली को ही करना पड़ेगा। लोगों के बहुत जोर देने पर गंगवा को अपनी आंखों में जबरदस्ती आंसू लाने ही पड़े। हाय रे मुरलीधर, कहाँ चला गया रे? हाय, हमें छोड़कर क्यों चला गया रे तू? कम वक्त के मरने पर रोना मुझे पड़ रहा है। हाय, मेरी आंखों के बेशकीमती मोती किस मनहूस के लिए बर्बाद हो रहे हैं। इस भिखमंगे कंगाल की तो मौत ही बली थी, मेरा दिल तो नाचने का हो रहा है। और एक रोटी के झगड़े में चुपचाप लेटे मंत्री और मुरलीधर की अर्थियां आखिरकार शमशान की ओर ले जाए जाने लगी तो उफ, ये मंत्री भी गजब की जिद्दन है। कमबख्त एक रोटी के लिए जीते जी जलाए जाने से भी नहीं डर रही। बड़े जिद्दी हैं, मगर मैं भी चुपचाप रहूंगी। देखती हूँ कब तक नहीं बोलते। जो इनके साथ घटित होगा वही मेरे साथ भी होगा। मैं भला क्यों डरूं? डरकर आप ही बोलेंगे ये। आखिरकार दोनों जीवित मुर्दे शमशान स्थल भी पहुंच गए। अरे ऐसा करते हैं, गंगवा और मैं लकड़ी वालों के पास चलते हैं। हम लकड़ी खरीद लें, फिर सभी लकड़ी लाने जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ चाचा, चलो हम बात करके आते हैं। कंजूस गंगवा को क्या पता था कि जिस धन की पोटली को उसने बड़ी ही कंजूसी से अपने जनों में बांधा था, एक पड़ोसी होने के नाते उसे ही खोलना पड़ेगा। हाँ भाई जी, 14 मन लकड़ी देना, पर्ची काट दो और लकड़ी तुलवा दो। हाँ भाई, जरा जल्दी करना। लकड़ियां तुलवा दी गई, पर्ची काट दी गई और फिर 280 रुपए निकालो। चल रे गंगवा, दे पैसे। और तो मुरलीधर का कोई है नहीं, तू ही इसका नजदीक का है, अतः तुझे ही सब करना पड़ेगा। क्या? मैं? नहीं नहीं, आप तो मजाक कर रहे हैं ना? चुप बेवकूफ, मजाक कैसा? अबे मुरलीधर तेरा पड़ोसी था, अब पड़ोसी धर्म तो तुझे ही पूरा करना होगा। तेरे पड़ोसियों का ढंग से क्रियाक्रम ना हुआ तो भूत बनकर तुझे ही सताएंगे, सोच ले। मुखिया के डांटने डपटने पर बेचारे गंगवा को लकड़ियों की कीमत चुकानी ही पड़ी। हाय, मुझे क्या मालूम था इन कमबख्तों के मरने पर सारा खर्चा मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ले ही रबू चक्कर हो जाता। चलो, इनका मकान भी तो मेरा ही होगा, समझ लूंगा। 280 रुपये में मकान खरीद लिया। गंगवा को लकड़ी वालों के रुपए चुकाता छोड़ मुखिया लोगों को बुलाने के लिए वहां से चल दिया। आओ चलो, फटाफट लकड़ियां ले आए, चलो चलो चलो। मुखिया लकड़ी ले जाने के लिए लोगों को बुलाने आया तो सभी लोग लकड़ी लाने के लिए वहां से चल दिए। सिर्फ 3 व्यक्ति वहीं मुर्दों के पास रह गए, जो अर्थियों से कुछ दूर बैठकर बातें करने लगे। लोगों के वहां से प्रस्थान करते ही मुरलीधर से रहा ना गया। वह मंत्री से बोल उठा, अगर अब भी हम पहले की तरह मूर्ख बनकर अपनी जिद पर डटे रहेंगे तो हम निश्चय ही जीते जी स्वर्ग से धार जाएंगे, हमें जला दिया जाएगा। अब भी समय है मूर्ख, तू मान जा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो किसी भी दशा में पहले उठने वाली नहीं हूं। अब आप ही सोच लें, एक रोटी खानी मंजूर हो तो चलो। उफ, कैसी जिद्दी है ये औरत। अब तो मुझे ही हार मान लेनी चाहिए, वरना दोनों का जीते जी दाह संस्कार हो जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, चल उठ, 2 तू खा लेना, मैं एक खाकर ही सब्र कर लूंगा। अब तो ठीक है ना? उनके शब्द वहां बैठे तीनों के कानों में पड़े और वे बौखला गए। कितने चालाक हो, मुझे पहले उठने के लिए कह रहे हो? इसीलिए कि अगर पहले मैं उठ जाऊंगी तो आप शर्त जीत जाएंगे और 2 आप खा लेंगे।
मुझे एक में ही डरका देंगे। तभी अचानक, भूत! बप्पू भाई, ये तो भूत बन गए। हम तीनों को बांट कर खाने की बातें कर रहे हैं। भागो भूत, भूत, भागो भागो। तीनों गलतफहमी के शिकार हो वहां से भाग निकले तो, चल मंत्री, यही मौका है, भाग ले यहां से। अच्छा ले, पहले मैं ही उठता हूं। मुरलीधर के उठने के बाद मंत्री भी उठी और दोनों उठकर घर की ओर चल दिए। चल भाई तेज चल, दरवाजा खुला हुआ होगा, कोई हमारा सब कुछ ले ना जाए हमारे घर से। उधर मुरलीधर के घर पर, अरे पुष्पा, ये रोटियां, सब्जी, कपड़े इत्यादि जो जो भी इनका सामान है, तुम 2-3 जने यह सब सामान लेकर पास के चौराहे पर आग की भेंट चढ़ा दो। खबरदार, कोई चीज बची ना रह जाए। हाँ भाई, मरने वालों के आगे पीछे कोई था नहीं, कुछ रह गया तो कमबख्तों की आत्मा भूत बनकर गांव भर को सताएगी। परंपरागत रीति से उन्होंने मुरलीधर के घर का सारा सामान चौराहे पर ले जाकर जला दिया। राम 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 राम। मुरलीधर अब नहीं रहा, मंत्री भी ना रही। आग लगाकर सभी औरतें चौराहे से वापस घर की ओर लौट गईं। मुरलीधर और मंत्री उसी रास्ते से घर आ रहे थे जहां उनके कपड़े जल रहे थे। अरे, ये तो मेरी टोपी है। अरे, ये तो सारे हमारे ही कपड़े हैं। मगर इसका मतलब गांव वालों ने हमें मरा समझ हमारे कपड़े भी जला दिए। हाय रे मेरी किस्मत, अब तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहे। हाय मेरी किस्मत नहीं, हाय रे मेरी अकल बोल। अगर तू उस समय जिद ना करती तो आज हमारे कपड़े हमारे जीते जी नहीं जला दिए जाते। अब खा दो रोटी। अगर तू मेरी बात मान गई होती तो एक तो तुझे मिल ही रही थी, फिर मैं प्रेम से आधी रोटी तुझे और दे ही देता। इस प्रकार आपस में आधा आधा बांटकर हम खा लेते। मगर हाय, अब आप मन के जले पे नमक मत छिड़को जी। भूख से मेरे पेट में कीड़े कुलबुला रहे। भगवान ऐसी कुबुद्धि किसी को न दे। जो कुछ भी था सब गवा दिया। हाय, मैं लुट गई। अब क्या करूं मैं? कपड़े बदलने के भी नहीं है। हे भगवान, मैं अपने पति की बात मान गई होती तो आज मुझे यह सब ना देखना पड़ता। मुझे क्या मालूम था कि एक रोटी की जिद का इतना भयंकर नतीजा हो सकता है। देख मंत्री, मैंने तो जानबूझकर जिद की थी, इसीलिए कि तू हमेशा खाने पीने जैसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती थी। अतः मैंने तुझे सबक सिखाना चाहा कि इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ना मनुष्य के लिए कभी कितना नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। मगर इतना नुकसान हो जाएगा यह तो मैंने भी नहीं सोचा था। यह बेहुदा मजाक करके आपने अच्छा नहीं किया। देख लो ऐसा मजाक का नतीजा। मैं तो अब कभी भी इस तरह की छोटी छोटी बातों पर नहीं झगड़ूंगी। मगर आप भी सबक ले लो। ऐसी मूर्खता से सबक सिखाना भी कितना नुकसानदेह हो सकता है जी। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी शमशान के शव गायब देखकर सभी लोग चकित विस्मित वापस घर आए तो, अरे ब्राह्मण ब्राह्मणी तो यह रहे, और ये दोनों तो जिंदा भी है। भूत भी नहीं है ये तो। हाँ, भूत होते तो इनके पांव जरूर उल्टे होते। गंगवा भीम ने जिंदा देख मन ही मन खुश हुआ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अगर ये वास्तव में मरे ही होते तो ना जाने मुझे एक पड़ोसी होने के नाते अभी और कितना खर्च करना पड़ता। 13वीं, श्राद्ध वगैरह सब कुछ मुझे ही करना पड़ता। मगर वह 280 रुपये नहीं, मैं वापस जाकर लकड़ी वापस करके पैसे ले आऊंगा। ऐसा सोच गंगवा तो वापस चला गया शमशान की ओर। अन्य सभी लोग ब्राह्मण के घर पहुंचे। हाय मुखिया जी, यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। हम तो रात देर से सोए थे
इसलिए सुबह नींद नहीं खुली, मगर आप लोगों ने हमें मरा समझ जीते जी हमारी अर्थी उठवा दी। हाय, और हमारे कपड़े इत्यादि भी सब जला डाले। अब आप ही बतावे हम कैसे अपना गुजारा करें, क्या ओढ़े, क्या बिछावे, क्या पहने। आखिरकार मुखिया को उन पर तरस आ गया। हाँ भाइयों, मुरलीधर ठीक कह रहा है। हम लोगों की गलती के कारण उसका बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो जितना कर सके मुरलीधर की मदद करे। मनुष्य का कर्तव्य भी यही है कि वह हमेशा दुख में फंसे मनुष्य की मदद करे। हमें इस गरीब की मदद करनी ही चाहिए। मुखिया जी ठीक कहते हैं। और फिर लो बहन, यह कंबल ले लो, बाकी तो हम क्या कर सकते हैं। पंडित जी, ये लो, थोड़ा आटा रख लो। यह कपड़े ले लो, लो यह रजाई रख लो। इस प्रकार गांव वालों ने मुरलीधर की अच्छी खासी मदद की। मंत्री, इतना सामान तो हमारे पास पहले भी नहीं था। चलो, जाड़े के दिनों के लिए रजाई भी मिल गई है। हाँ, यह सब गांव वालों की कृपा से ही हुआ है। अब हम कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे। कुछ समय बाद गंगवा भी लकड़ी बेचकर लौट आया। अरे भाई मुरलीधर, तुम्हारी नकली मृत्यु से 10 रुपए का फायदा मुझे भी हुआ यार। वह कैसे? आज तो बाजार बंद था और शमशान के लकड़ी वालों के पास भी लकड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई थी। ऐसे में शमशान में सचमुच का एक मुर्दा आ गया। भाई मैंने तो सारी लकड़ी उस मुर्दे के घर वालों को 290 रुपए में बेच दी। इस प्रकार मुझे 10 रुपए अधिक मिल गए। तब तो यार गंगवा, 5 मेरे भी हुए फायदे में, क्योंकि इस फायदे का मुख्य कारण तो मेरा मरना ही है। गंगवा न जाने क्या सोचकर मान गया। चल यार, परेशान तो तूने सबको बहुत किया है, मगर फिर भी ले, 5 रुपए तू भी ले ले, और अब रोज रोज भीख मांगना छोड़ दे। वाह भाई, लोग तुझे कंजूस कहते हैं, मगर तू तो बड़ा ही दरियादिल है यार। मुझे भी तेरी बात कबूल है। मैंने पहले ही यह सोच लिया कि अब मैं कभी भिक्षा नहीं मांगूंगा। मेहनत मजदूरी की कमाई से अपना और अपने मंत्री का पेट पालूंगा, और ना ही अब कभी चोरी ही करूंगा मैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।